हेलो नमस्कार, एक बार फिर आप सभी को रंगित बिजाड़े स्टडी हब में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गंगा के प्रमुख नदी तंत्र हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनमें मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उनके भी बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि भारत में जो जितने भी सारी नदियाँ बहती हैं उनमें से कौन कौन सी नदियाँ प्रमुख है। तो हमें जहाँ तक जानकारी प्राप्त है वहाँ तक हम बता दें कि 30+ नदियाँ जो हैं भारत में प्रवाहित होती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनका हमने लिस्ट बना के इस वीडियो में हमने लाया है। उस नदियों को हम देख लेते हैं। फर्स्ट में हम देखेंगे गंगा। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, उनके सभी विवरण को, उन पर बनने वाले नदी परियोजनाओं को, बांधों को और उनके धार्मिक स्थल हैं जो गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं और देखते हैं नदी के बारे में। सरयू है, यमुना है, सरस्वती है, कालिंदी है, कावेरी है और रामगंगा है। आगे और नदियां हैं, कोसी है, घाघास नदी। ये आप सभी लोग घाघास नदी के बारे में मैक्सिमम लोग पहला बार सुने होंगे, तो इसके बारे में हम बता देते हैं। ये रामगंगा की सहायक नदी है जो कि उत्तराखंड जिले में प्रवाहित होती है। इसकी जो क्षेत्रीय भाषा में इसको गार्गी नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारा विनोद नदी है। विनोद नदी के बारे में जाने तो ये भी हमारा रामगंगा की एक सहायक नदी है जो कि ये भी बिनोबी नाम से उत्तराखंड के जिले में क्षेत्रीय नाम से जानी जाती है। आगे कृष्णा नदी है जो कि दक्षिण भारत की नदी है। गोदावरी है, ये भी दक्षिण भारत की। गंडक है जो बिहार के में प्रवाहित होने वाली नदियां हैं जो कि हिमालय पर्वतों से प्रवाहित होकर बिहार में प्रवेश करती है। घाघर नदी है, उसके बाद चंबल है, चेनाब है, झेलम है, दामोदर है, नर्मदा है, ताप्ती है और बेतवा पद्मा है। आगे और नदी के नाम लेते हैं। फल्गु है, बागमती है, ब्रह्मपुत्र है, भागीरथी है, महानदी है, महानंदा है, रावी है, ब्यास है, सतलुज है, सरयू है, जिसके सरयू एक इम्पोर्टेंट हो जाता है जहाँ पे अयोध्या शहर है जो सरयू नदी के किनारे ही बसा हुआ है। सिंधु नदी है जो भारत में प्रवाहित करते हुए ये पाकिस्तान में भी प्रवाहित अपना जल को विस्तारित करती है। स्वर्णरेखा नदी है, हुगली नदी है, गोमती नदी है और माही नदी है। आगे देखें तो क्षिप्रा नदी है और उज नदी है। उज नदी है। तो उज नदी के बारे में बात करें तो उज नदी जो है यह नदी प्रारंभिक स्रोत कैलाश पर्वत से प्रवाहित होते हुए, और इसके कैलाश पर्वत पे ऊंचाई कितनी है तो 4300 मीटर के लगभग इसकी ऊंचाई है। और इसकी उद्गम जो है उद्गम स्रोत इसका 32 डिग्री 28 मीटर जो है 32 डिग्री 28 मिनट उत्तर और 75 डिग्री 6 मिनट पूर्व में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक हम नदी के नाम जाने जो भारत में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियाँ थी। इसके बाद हम जानेंगे कि भारत में किस किस प्रकार की नदियाँ प्रवाहित होती हैं और उनकी मुहाना कहाँ है, किस प्रकार की नदियाँ हैं। तो भारत में हमारी 2 प्रकार की नदियाँ प्रवाहित होती है, एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और एक प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो अधिकतर नदियाँ जो हैं उनमें से आपका है सिंधु नदी घाटी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी प्रणाली और गंगा नदी घाटी प्रणाली। ये हमारे 3 प्रणाली है जो प्रमुख जानी जाती हैं। कौन कौन? सिंधु नदी घाटी प्रणाली, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी प्रणाली और गंगा नदी घाटी प्रणाली। ये हमारे से निकलने वाली नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में देखा जाए तो जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं और बंगाल और अरब सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। अब देखिए, इसमें से प्रायद्वीपीय नदियों में से जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है ये पश्चिम से चलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती हैं, और जो अरब सागर में गिरती हैं वो नदियाँ जो हैं जो कि पश्चिम पूरब से चलकर, यानी जो प्रायद्वीपीय पठारी इलाकों से चलकर जो हमारे अरब सागर में नल जल को प्रवाहित करती हैं यानी मुहाना बनाती है, वो हमारे अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे इस नदी तंत्र में गंगा नदी तंत्र को। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने चैप्टर पे। गंगा नदी तंत्र को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि नदी तंत्र या अपवाह तंत्र होता क्या है। देखिए, नदी तंत्र अपवाह तंत्र के अगर परिभाषा को देखें तो नदी तंत्र हम उसको कहते हैं जहाँ पे एक मुख्य धाराओं में कई नदी धाराएं आकर मिल जाती हैं, जिनकी बहाव उन धाराओं के मिलने के कारण वो नदी विस्तृत हो जाती है और काफ़ी बड़े क्षेत्र को अपने अंदर समाहित कर लेती है, जिन कारण से लंबे दूरी तय करती हैं और काफ़ी क्षेत्र को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो एक साधारण भाषा में हम बोलें तो उसको हम इस तरह से प्रभावित कर सकते हैं कि निर्धारित जल मार्गों का अनुसरण करते हुए, आप नोट्स भी बना सकते हैं इसका, कि निर्धारित जल मार्ग को अनुसरण करते हुए बहते जल के द्वारा जो तंत्र बनाता है उसे अपवाह तंत्र या नदी तंत्र प्रणाली कहते हैं। यानी यहाँ पे कह क्या रहा है कि जल मार्गों द्वारा जो अनुसरण किया जाता है, जल के द्वारा जो नदी का मार्ग, वही हमारा जो होता है नदी तंत्र या नदी अपवाह तंत्र कहा जाता है। गंगा की मुख्य धाराएं जैसे भागीरथी है, उसमें कई मतलब गंगा की जो मुख्य धाराएं भागीरथी है, इसमें कई नदियां के जो मुख्य धाराएं हैं वो आकर इसमें सम्मिलित हुई हैं, जिन कारण से आगे बढ़कर ये गंगा नदी एक विशालतम रूप ले लिया है। गंगोत्री हिमालय से निकलने वाली है जो कि इसमें अलकनंदा नदी बद्रीनाथ के पास जो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है, ये हमारी गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। भारत में गंगा नदी का अपवाह तंत्र बेसिन सबसे बड़ा बेसिन तंत्र है।
आगे देखते हैं वीडियो में। अब गंगा की बात करें तो गंगा का नदी का तंत्र और विस्तार और उसका महत्व क्या है, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो गंगा नदी तंत्र का विस्तार और महत्व क्या है, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि गंगा नदी तंत्र का जो है इसकी लंबाई कितनी है। तो इसका लंबाई अभी जैसे देखा जाए तो ये जो है हिमालय से यानी गंगोत्री से निकल कर और जो ये अपने बंगाल के खाड़ी में जल प्रवाहित करती है यानी मुहाना बनाती है, वहाँ तक इसका जो है कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। जब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में पहुँचती है तो उस पश्चिम बंगाल में पहुँचने के बाद इसके सीमा पर इसके एक शाखाएँ इससे अलग हो जाती है जिसको हुगली के नाम से जाना जाता है, यानी जो कि जिस पे हावड़ा ब्रिज हमारा अभी स्थापित है उसको हुगली नदी के नाम से जानते हैं। मुख्य इसका जो एक धाराएँ हैं, गंगा नदी का जो मुख्य धारा है वो आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है और वो वहाँ जाकर ब्रह्मपुत्र नदी के साथ संगम कर लेती है। आगे चलते हैं, गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कितनी इसकी लंबाई है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए गंगा नदी निकलती है जो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई, और ये ग्लेशियर से मतलब ये ग्लेशियर जो हिमालय के कितनी ऊंचाई पर स्थित है वो भी देख लेते हैं। ये 3892 मीटर की ऊंचाई पर यानी 12,769 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और इसकी जो अगर मीटर में ऊंचाई देखें तो वो 3892 मीटर है और अगर फीट में देखें तो इसकी ऊंचाई है 12,769 फीट। आगे चलते हैं। अब गंगा नदी का स्रोत, इसकी मुख्य धाराएं बनती कैसे हैं उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए गंगा नदी जो है यहाँ पे 3 धाराएं इसके मुख्य है, गंगोत्री, धौली गंगा और विष्णु गंगा। इसके बाद पिंडार नदी है, मंदाकिनी है, ये सब के सब प्रमुख हैं गंगा नदी के एक मुख्य धाराएं बनाने के प्रयास में। देखा जाए सतोपंथ ग्लेशियर से जो यहाँ से मुख्य धाराएं 2 निकलती है जिसको एक धौली गंगा और एक विष्णु गंगा बोलते हैं। गंगोत्री से हमारा भागीरथी निकलती है और आगे प्रवाहित होते हुए चलती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो धौली गंगा और विष्णु गंगा ये कुछ समय के बाद एक दूसरे के साथ संगम बनाती है, संगम कर दिया, संगम करने के बाद ये जहाँ पे संगम करती है उस स्थान को हम विष्णु प्रयाग बोलते हैं। यानी धौली गंगा और विष्णु गंगा जहाँ पे अपना जलधाराएं एक दूसरे में समाहित करती हैं उस स्थान को हम विष्णु गंगा बोलते हैं। उसके बाद वो विष्णु गंगा धाराएँ आगे बढ़ती हैं। आगे बढ़ने के बाद इसी धाराएँ में पिंडार नदी अपना जल प्रवाहित करती है जिसको कर्णप्रयाग कहते हैं, और उसके बाद कर्णप्रयाग के पास फिर नदियाँ की जो जलधाराएँ हैं आगे बढ़ती हैं और मंदाकिनी नदी के साथ ये अपना जलधारा जो है सम्मिलित करती हैं जिसको रुद्रप्रयाग बोलते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से जो अलकनंदा नदी बन जाता है ये जलधारा, और अलकनंदा बनकर आगे बढ़ता है। अलकनंदा बन के आगे बढ़ने के बाद फिर रुद्रप्रयाग से आगे जैसे ही बढ़ता है तो वहाँ गंगोत्री से निकली हुई नदी भागीरथी आकर और देवप्रयाग के पास अलकनंदा के साथ अपना जल प्रवाहित करता है और इन 2 नदियों के मिलने से जो जलधारा बनती है उस जलधारा को हम गंगा नदी तंत्र कहते हैं। आगे देखते हैं। उम्मीद होगा गंगा नदी तंत्र आप सभी को अच्छे से समझ में होगा। आगे वीडियो में है जो गंगा नदी तंत्र के बारे में विस्तृत जानकारी है हम आपको बताते हैं। गंगा नदी की लंबाई कितनी है ये भी एक क्वेश्चन उठता है। हम पीछे आप वीडियो में बता चुके हैं 2525 किलोमीटर जो इसकी लंबाई है, और ये हिमालय के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलती हुई और ये भारत में अनेक राज्यों को प्रवेश करते हुए, धार्मिक स्थलों को प्रवेश करते हुए और यह जाकर अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है। देखा जाए तो इसका जो दूरी है यह भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए उत्तराखंड के हिमालय के गंगोत्री हिमनद से गोमुख स्थान से, एक गोमुख स्थान है जहाँ से गंगोत्री हिमनद है वहाँ से निकलती है और वहाँ से लेकर बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन तक भारत की मुख्य नदी के रूप में विशाल भूभाग संचित करती है। ठीक है, फिर आगे हम चलते हैं वीडियो में। अब गंगा नदी कितने देशों में बहती है ये भी एक मुख्य पॉइंट है। तो देखिए गंगा नदी जो है ये भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है, गंगा नदी जो है ये हमारे हिमालय से निकलकर और बांग्लादेश में प्रवेश करती है जिसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, और वहाँ पे जाकर ब्रह्मपुत्र नदी से अपना जल सम्मिलित कर लेती है। हालांकि बंगला नदी जो बंगाल क्षेत्र है इसका बड़ा डेल्टा है, ठीक है, और जिसे वो ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साझा करती है। ज़्यादातर बांग्लादेश में स्थित है ये क्षेत्र। गंगा नदी भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है जो कि पूर्व से उत्तर भारत के गंगा के मैदानों से होकर बांग्लादेश में बहती है। यानी पूर्व से उत्तर होकर बांग्लादेश के मैदानों में कौन सी बहती है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम जो है यहाँ पे बहती है। आगे चलते हैं, इसमें कुछ और नदी बताते हैं। जैसे गंगा नदी तंत्र के बारे में अगर किसी को भी कुछ इंपॉर्टेंट सिर्फ फैक्ट आपको नोट डाउन करना है तो वहाँ पे इसका उद्गम देखें तो गंगा का उद्गम है गोमुख उत्तरकाशी के।
कहाँ से उद्गम है, तो गोमुख उत्तरकाशी से, और इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, और मुहाना बंगाल की खाड़ी में, जो कि हम वीडियो के प्रारंभिक चरण से ही हम आपको बताते आ रहे हैं कि इसकी उद्गम, उसकी लंबाई और किन किन देशों में प्रवाहित होती है, ये सारी चीज़ बताते हैं। देखा जाए एक और चीज़ इसके बारे में विस्तृत अगर नोट बना सकते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। गंगोत्री हिमनद जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। इस संगम के बाद गंगा नदी का निर्माण होता है और यहाँ से गंगा नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में शामिल हो जाती है। ये आप नोट्स बनाने योग्य ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं वीडियो में। अब देखिए, ये जो गंगा नदी है तो ये कितने राज्यों में प्रवाहित होती है, यानी भारत में जितने राज्यों से होकर चलती है उन सभी राज्यों का नाम जानेंगे। ठीक है, तो उत्तराखंड के तो उत्तरकाशी जिले से निकलती ही हैं, तो एक जिला हमारा उत्तराखंड हो जाएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर ये जो जलधाराएं हैं बंगाल के खाड़ी में गिरती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है पद्मा के नाम से। यह एक बड़ी बाउंड्री नदी है जो कि काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर देखा जाए तो भारत में सबसे बड़ा नदी तंत्र जो है वो गंगा नदी तंत्र ही है, जो भारत और बांग्लादेश से होकर बहती हुई। इसकी कुल जो लंबाई है, फिर एक बार आपको रिपीट करा दे, 2525 किलोमीटर है गंगा नदी तंत्र की कुल लंबाई। आगे चला जाए तो गंगा की सहायक नदियों के बारे में जानकारी हम प्राप्त करें। देखिए, सहायक नदी के बारे में अगर जानकारी हम प्राप्त करें तो बहुत सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं। जो प्रमुख नदियाँ हैं उनके बारे में हम जानकारी आपको बता दें। यमुना है, रामगंगा है, सरयू है, गंडक है, कोसी है, महानदी है, सोन है, तमसा है। इस तरह की जो नदियां हैं ये गंगा की महत्वपूर्ण जो है सहायक नदी है। चंबल, बेतवा भी महत्वपूर्ण नदी उप सहायक नदी है। चंबल नदी और बेतवा नदी है, ये डायरेक्टली गंगा के साथ आकर अपना जल सम्मिलित नहीं करती हैं, ये किसी नदी के साथ अपना जल सम्मिलित करती हैं, और वो नदी है जो गंगा के साथ अपना जल सम्मिलित कर लेती है, जो गंगा से मिलने से पहले यमुना में मिलती हैं। ये जो है बेतवा और चंबल जो है गंगा में मिलने से पहले इनकी जलधाराएं जो है यमुना नदी में मिलती हैं। पद्मा और ब्रह्मपुत्र जो है बांग्लादेश में मिलती हैं। पद्मा जो है ये गंगा का बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद नाम पड़ जाता है, और ये गंगा जो है ब्रह्मपुत्र जो है इसका जलधारा जो मिलता है, इन दोनों यानी पद्मा और ब्रह्मपुत्र के जो जलधारा बनता है तो बांग्लादेश में जाने के बाद इस जलधारा का नाम मेघना हो जाता है। पद्मा अथवा गंगा के जो रूप में बहती है उसका और ब्रह्मपुत्र का जो संगम होता है वो उसको मेघना के नाम से जानते हैं। अब देखिए, इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको नोट्स बना लेने चाहिए थे, मतलब बना लेने चाहिए। इसमें बाईं से सहायक नदियाँ जो हैं, जो कि बाईं तरफ से गंगा से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं। जैसे अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाए, बूढ़ी गंडक हो जाए, कोसी हो जाए, रामगंगा हो जाए, महानदी हो जाए, महानंदा हो जाए, रामगंगा हो जाए, गरगा जिसको बोलते हैं गार्गी गरगा वो भी है, गोमती है, गंडक है, घघरा है। ये सारी नदियां हैं जो कि गंगा में बाईं ओर से आकर अपना जल को समाहित कर लेती हैं। उसके बाद देखा जाए तो दाहिनी तरफ से गंगा की सहायक नदी है, उसमें यमुना है, रूपनारायणी है, तमसा है, सोन है, कर्मनाशा है, पुनपुन है, फल्गु है, क्यूल है, चंदन है, अजय है और दामोदर है। इसमें एक प्रमुख बात देखने वाली चीज़ है कि जो दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं गंगा की, उसमें से ज़्यादातर नदियां हमारे उत्तर बिहार की हैं, दक्षिण बिहार के। जैसे हमारा अगर पुनपुन देखा जाए तो दक्षिण बिहार में प्रवेश करने में दक्षिण बिहार की नदियां हैं, फल्गु भी दक्षिण, क्यूल भी दक्षिण, चंदन और अजय ये सब भी नदियाँ जो हैं, और ये दामोदर नदी, ये सब के सब दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। कर्मनाशा है, ये भी दक्षिण बिहार की, सोन भी है, ये भी दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। ठीक है, इन सब के सब नदियाँ जो हैं, यानी दाहिनी ओर से ज़्यादातर गंगा में प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं वो दक्षिण बिहार की। अगर बाएं ओर से देखा जाए तो दक्षिण बिहार के बाएं ओर की नदियों में देखा जाए, जैसे बूढ़ी गंडक हो गई, कोसी हो गई, महानंदा हो गया, ये सब जो नदियाँ हैं, ये सब ने गंडक हो गया, घगर हो गया, इस तरह की जो नदियाँ हैं ये हमारे उत्तर बिहार में गंगा में आकर अपना जलधारा को प्रवाहित करती हैं। आगे चलते हैं। अब जो गंगा के प्रमुख नदियाँ हैं उनके उद्गम, उनकी लंबाई और उनके संगम को देख लेते हैं। देखिए, गंगा में जो गंगा है ये गंगोत्री हिमानी से निकलती है और इसका 2555 किलोमीटर लंबाई है और बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना। ये यहाँ पे गलत डाटा दिया हुआ है, जो कि आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है 2525 किलोमीटर होगा बंगाल की खाड़ी में, ये अपना मुहाना गिराता है। यमुना नदी को देखिए, यमुनोत्री से निकलती है और 1385 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर और प्रयागराज गंगा के साथ अपना संगम कर लेती है, यानी इसका मुहाना गंगा नदी में हो जाएगा। ठीक है, चंबल देखें तो जानापाव पहाड़ी से, चंबल का उद्गम जो है जानापाव पहाड़ी से और 965 किलोमीटर की दूरी तय करके, और ये इटावा के यानी इटावा एमपी में, मध्य प्रदेश में इटावा में जाकर यमुना नदी से ये संगम कर लेती है। उसके बाद रामगंगा को देखा जाए तो नैनीताल के समीप से ये जो है, नैनीताल के समीप पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है और 602 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके कनौज में आकर गंगा से ये जल अपना सम्मिलित कर लेती है। घाघरा का बात करें तो ये
मपसा तुंग हिमानी से निकलती है। मपसा तुंग हिमानी से निकलती है और 1080 किलोमीटर की धारा प्रवाहित करते हुए 1080 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए और छपरा के सीमा पर गंगा नदी के बाद, जो कि बिहार में छपरा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये आकर गंगा नदी के साथ अपना जल सम्मिलित कर लेती है। गंडक नदी को देखा जाए तो बृहद हिमालय से निकलती है और ये 425 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करती है और सोनपुर में आकर गंगा नदी से मिल जाती है। ये भी बिहार के क्षेत्र है। कोसी नदी है जिसको गोसाई धाम से निकलती है, यहाँ पे धाम है, गोसाई धाम से निकलती है और 730 किलोमीटर की दूरी तय करती है और भागलपुर में जाकर ये गंगा नदी से मिल जाती है। बेतवा नदी का बात करें तो विंध्यावन पर्वत से निकलती है और 480 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हमीरपुर के पास यमुना नदी के साथ ये अपना जल प्रवाहित कर लेती है। आगे देखते हैं सोन नदी। सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है और ये 780 किलोमीटर की दूरी तय करता है और पटना में आकर गंगा नदी के साथ अपना जल प्रवाहित कर लेता है। तमसा नदी, ये तमसा नदी जो है तमसा कुंड से निकलता है और 264 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गंगा नदी के साथ अपना जल प्रवाहित करता है। केन नदी देखा जाए तो कैमूर पहाड़ी से केन नदी निकलता है और 360 किलोमीटर की दूरी जो है ये तय करता है और बांधा के साथ यमुना नदी, बांधा के पास यमुना नदी के साथ संगम कर लेता है। राप्ती नदी का देखा जाए रुकमकोट के पास ये जो है इसका उद्गम स्थल है और ये 640 किलोमीटर दूरी तय करता है और घगर नदी के साथ ये संगम करता है। आगे देखा जाए तो सरदा नदी है जो मिलाम हिमनद से निकलता है और ये मिलाम हिमनद जो है ये एक हिमालय के क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं मिलान हिमनद से, जिसका इसकी लंबाई जो है 480 किलोमीटर है और ये घगर नदी के साथ अपना संगम कर लेता है। गोमती नदी है जो पीलीभीत से निकलता है, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलता है गोमती नदी और ये इसी के नाम पे पीलीभीत वन्य जीव अभयारण्य जो है उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो गोमती नदी जो है ये पीलीभीत से निकलता है और 940 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए गाजीपुर गंगा में जल प्रवाहित कर लेता है। आगे देखते हैं वीडियो को। देखिए, अब गंगा नदी के प्रमुख बांधों और नद परियोजनाओं के बारे में बात करें तो गंगा नदी पे बहुत सारे बांध और परियोजनाएं बनाए गए हैं। अगर देखा जाए तो गंगा नदी पर कुल 6 बांध और 4 बैराज हैं। ठीक है, तो उन सभी गंगा नदी पर 6 बांध और 4 बैराज, 4 बैराज हैं। ठीक है, तो ये बांध कौन कौन से राज्य में है, ये बैराज कौन कौन से राज्य में है। ये गंगा नदी क्योंकि उत्तराखंड से लेकर यूपी, बिहार, झारखंड और अंत में पश्चिम बंगाल में अपना जलधारा प्रवाहित करती है, तो इतने जो राज्य हैं इनमें जलधारा प्रवाहित होते हैं। कौन कौन से राज्य में जल विद्युत परियोजनाएं हैं, बांध हैं और बैराज हैं, तो उनके बारे में जानकारी कर लेते हैं। देखिए, देखा जाए तो गंगा नदी पर रिहंद परियोजना चलाई जाती हैं, टिहरी परियोजना चलाई जाती हैं, रामगंगा परियोजनाएं चलाई जाती हैं, चंबल परियोजनाएं चलाई जाती हैं, कोसी परियोजनाएं चलाई जाती हैं, टनकपुर परियोजना चलाई जाती है, गंडक परियोजना चलाई जाती है, बाण सागर परियोजनाएं हैं, मयूराक्षी परियोजना, माता टीला परियोजना और दामोदर घाटी परियोजना। ये सब जो है दामोदर घाटी परियोजना है जो झारखंड में चलाई जाती है। इस तरह के जो है परियोजना, गंडक परियोजना बिहार में चलाई जाती है, कोसी परियोजना बिहार में चलाई जाती है, रामगंगा परियोजना ये भी यूपी में चलाई जाती है, टिहरी परियोजना जो है उत्तराखंड में चलाई जाती है, रिहंद परियोजना जो है उत्तराखंड में चलाई जाती है, रामगंगा परियोजना यूपी में चलाई जाती है, चंबल परियोजना यूपी में चलाई जाती है। इस तरह की जो है परियोजनाएं हैं जो अन्य राज्यों में चलाए जाते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इसमें कुछ प्रारंभिक खबरों में देखा जाए तो ये न्यूज़ से लिया गया है। गंगा नदी पर बने 6 बांध और 4 बांधों से साल 2019 में 3 तिमाही में छोड़ा गया पानी, ये पानी के विवरण है। जिसमें देखा जाए तो मिनेरी भाल फेज जो है यहाँ से जो है 304 मेगावाट जो है उत्तरकाशी जिले में यहाँ से बिजली उत्पादन की जाती है और अप्रैल से जून तक ये जो है यहाँ पे काम चलता है। टिहरी बांध जो है ये यहाँ पे आपका 1000 मेगावाट जो है बिजली उत्पादन किया जाता है। हम सिर्फ देखेंगे कौन से बांध पे कितना बिजली उत्पादन किया जाता है, मतलब कौन से बांध का जो कैपेसिटी है, कितना बिजली उत्पादन करने की कैपेसिटी है। उसके बाद कोटेश्वर बांध है, इसमें 400 मेगावाट। उसके बाद पशुलोक बांध है, बैराज है ये पशुलोक जो देहरादून में है, उत्तराखंड के देहरादून में। उसके बाद भीमगोंडा बैराज है, हरिद्वार में है। उसके बाद आपका बिजनौर है जो मुजफ्फरनगर में है, यूपी के मुजफ्फरनगर में। उसके बाद देखा जाए तो मनेरी भाली फेज जो है ये 90 मेगावाट जो बिजली उत्पादन करती है। आगे भागीरथी नदी के बारे में देखें, ये जो अभी नदी प्रवाहित होती है तो यहाँ से अभी जब तक अलकनंदा जब तक इसमें ना आकर मिले तब तक ये क्या है, एक भागीरथी नदी तंत्र है। जब इसमें अलकनंदा आती है तो इसमें गंगा बनने से पहले अलकनंदा पे 2 परियोजनाएं चलाई जाती है, जिसको एक बोलते हैं विष्णु प्रयाग डैम,
ये यहाँ पे अलकनंदा नदी पे जो योजनाएं चलाई जाती हैं, यानी जो बांध बनाए गए हैं, वो विष्णु प्रयाग डैम है। दूसरा देखा जाए तो श्रीनगर बांध है। तो श्रीनगर बांध जो है ये अलकनंदा नदी पर, और विष्णु प्रयाग जो है ये भी डैम जो है अलकनंदा नदी पर। ये दो प्रमुख क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि जो विष्णु डैम है, विष्णु प्रयाग डैम है, और श्रीनगर बांध जो है ये गंगा नदी पे है, लेकिन ये गंगा नदी पर नहीं है, ये अलकनंदा नदी पर है। वो तब है अलकनंदा नदी पर जब ये गंगा से मतलब भागीरथी में अपना जल को प्रवाहित नहीं करती है तब, ठीक है। और ये जो है श्रीनगर बांध पे 330 मेगावाट अपना बिजली पैदा करती है, और इसका बिजली करने का विष्णु प्रयाग डैम का, विष्णु प्रयाग जो डैम है इसका बिजली पैदा करने का जो कैपेसिटी है वो 400 मेगावाट है। देख लीजिए 400 मेगावाट है, ठीक है। उसके बाद जब गंगा आगे बढ़ती है तो ये गंगा बिहार में प्रवेश करते समय, यानी यूपी के आसपास जो ननौरा है, ननौरा बैराज के पास जो बुलंदशहर बोला जाता है, वहाँ पे ये जो है जून से मार्च तक, अप्रैल से जून तक, और फिर जून से सितंबर तक यहाँ पे जल प्रवाहित करती है और बिजली का उत्पादन करती है, ठीक है। तो यहाँ तक ही हम गंगा नदी तंत्र के बारे में जानकारी दे पाएंगे, और अगला वीडियो में हम और विस्तृत जानकारी देंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और रंकित बिजाडे स्टडी हब पे जाकर वीडियो को देखें और उसको फॉलो करें। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर आप फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल रंकित बिजाडे स्टडी हब। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।